नमस्कार एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। शिवपुरी से सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मकान में बेकाबू ट्रक घुस गया। आग सेक रहे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शराब के नशे में ट्रक चालक बताया जाता है। हाईवे किनारे बने मकान में ये घुस गया। शिवपुरी जिले के सलैया का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सर्द हवाओं से मध्य प्रदेश एक बार फिर से कांपने लगा है। शीतलहर की चपेट में पूरा प्रदेश फिर से आ गया है और दिन के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल की बात करें या ग्वालियर या फिर इंदौर की बात करें, इसके अलावा नरसिंहपुर, रीवा, गुना, रायसेन, राजगढ़, दतिया और कई ऐसे जिले हैं जहां पर पारा 3 से 5 डिग्री तक गिर गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल तक भारी बर्फबारी हुई है और उसका असर अब प्रदेश पर भी पड़ा है और तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। आगर मालवा में भी सर्दी का सितम जारी है और यहां हालत यह है कि शीतलहर और ठंड के चलते एक बार फिर से स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी है। प्राइमरी स्कूलों में प्रशासन ने 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। 17 और 18 जनवरी को प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। उधर मंडला में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। नेशनल हाईवे 12 के बबैया पुल पर आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तत्काल प्रभाव से भारी वाहनों के आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। आवाजाही जो है वो 30 दिनों के लिए प्रतिबंधित की गई है। 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन जरूर चलते रहेंगे, लेकिन भारी वाहनों का प्रवेश निषेध कर दिया है। इसके ऊपर से नहीं गुजर सकेंगे। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है। न्यूज 18 ने दरअसल बबैया पुल के जर्जर होने की खबर दिखाई थी और बताया था कि ये पुल अगर इसी तरीके से भारी वाहन गुजरते रहे तो कभी भी गिरने की स्थिति भी बन सकती है। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने इसके आदेश जारी कर दिए। बीजेपी ने 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में शुरू हुई। बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कमजोर बूथ की पहचान कर उस पर मजबूती से काम करने के लिए कहा है। इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने दावा किया है कि 2023 कोई चुनौती है ही नहीं। मोदी के आपा मंडल में ही बीजेपी को फिर से जीत मिल जाएगी। इसकी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मेरे साथ हैं। सर, आज यहाँ पे कार्यकारिणी थी, पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी, तो गृह मंत्री जेपी नड्डा साहब ने क्या दिया? क्योंकि 2023 को कह चुके एक बड़ी चुनौती, इसी के बाद 2024 हम जीत पाएंगे। नड्डा जी का गुरु मंत्र है, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। 2023 चुनौती है? मोदी जी के सामने कोई चुनौती नहीं। स्पष्ट 24-23 जितने भी हैं उनका आभा मंडल के प्रकाश में सभी दमक रहे हैं। तो नरोत्तम मिश्रा साहब कह रहे हैं कि 2023 कोई चुनौती नहीं है, मोदी जी के आभा मंडल के आगे सब बौने हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि चुनाव के बाद हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। इस बार चुनाव में राज्य सरकार का भ्रष्टाचार अहम चुनावी मुद्दा रहने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मेरे साथ हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जहां विपक्ष में है वहां पे हमें और मजबूती के साथ आना है। 2023 एक बड़ी चुनौती है, 9 राज्यों में जीत हासिल करनी है। माननीय अध्यक्ष जी का कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार उत्साहित किया गया, प्रधानमंत्री का जिस प्रकार का मार्गदर्शन मिला, तो निश्चित रूप से 2023 और 24 की चुनौती के लिए सब तैयार हैं। चुनौती के लिए आप तैयार हैं, कमर कसने का आह्वान अध्यक्ष जी भी कर रहे हैं। तो सर,
कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि 20 साल चुनाव है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? कार्य योजना बना के हमको काम करना है। मुद्दे क्या होंगे सर चुनाव के? मुद्दे सरकार की भ्रष्टाचार, 4 साल की असफलता, इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई काम ना होना और सीडी और ईडी। तो रमन सिंह साहब कह रहे हैं कि मुद्दे बहुत हैं, सरकार के भ्रष्टाचार है और 2023 कोई खास चुनौती नहीं है। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली होने के बावजूद उपभोक्ता सबसे महंगी बिजली खरीद रहा है। बावजूद इसके विद्युत कंपनियों ने नियामक आयोग में याचिका दायर कर बिजली की दर बढ़ाने की मांग कर डाली है। लेकिन बिजली के जानकार का दावा है कि मध्य प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ने की बजाय 10% कम हो सकते हैं। जबलपुर के बिजली के जानकार एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल ने विद्युत नियामक आयोग में आपत्ति दायर करते हुए दावा किया है कि बिजली कंपनियों ने केवल आंकड़ों की कलाबाजी कर दरें बढ़ाने की मांग की है, जबकि हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने के बजाय 10% तक कम हो सकते हैं। मेरे द्वारा आपत्ति भेजी गई है, जिसमें कि मेरे द्वारा उनको स्पष्ट किया गया है कि विद्युत कंपनियों ने जो 1537 करोड़ रुपए घाटा बता के 3.2% वृद्धि की बात की है, वह पूर्णतः गलत है तथा जो आयोग को दस्तावेज दिए गए हैं उन्हीं में हेरा फेरी करके अति रंजित मांग की गई है। मेरे अनुसार मैंने जो उन्हें पूरा कैलकुलेशन किया है कि कंपनियों को 5121 करोड़ का फायदा होगा, जिससे कि टैरिफ 10% तक घट सकते हैं। इंदौर में पिछले दिनों हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 84 देशों से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें 2 देशों के राष्ट्रपति और 5 देशों के मंत्री भी मौजूद थे, जहां उन्होंने न केवल इंदौर की स्वच्छता की तारीफ की बल्कि इंदौर इस बात को भी पसंद किया। इसे लेकर इंदौर के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इतने बड़े आयोजन को संभालना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन पुलिस जवानों ने बड़ी शालीनता और सजगता से जिम्मेदारी निभाई, इसीलिए वे तारीफ के काबिल हैं। 10,000 पुलिस जवानों को पहले अच्छे व्यवहार की ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद ही उनकी तैनाती की गई, जिसका परिणाम रहा कि पुलिस की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। कार्यक्रम का स्वरूप बड़ा व्यापक था, इसका विस्तार बहुत व्यापक था और इसमें पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी और अंततः इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अपने संसाधनों का भी विस्तार किया और साथ साथ जवानों को मानवीय संसाधनों का इसमें बेहतर प्रशिक्षण दिया, बेहतर ढंग से लगातार उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि सजगता के साथ साथ मानवीय संवेदना के साथ साथ सुरक्षा के उच्चतम मापदंडों को सुनिश्चित करें, क्योंकि यह एक ऐसा आयोजन था जिसमें दुनिया के 85 देशों के 3,500 से ज़्यादा अप्रवासी भारतीय। रायपुर से बड़ी खबर बता दें, राजधानी में फिर से चाकूबाजी की वारदात हुई है और एक युवक की चाकूबाजी में मौत हो गई है। वहीं एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है, जिसमें आपसी रंजिश में चाकूबाजी की वारदात हुई है। मृतक युवक का नाम गोकुल निषाद बताया जा रहा है। जितेंद्र नामक युवक घायल बताया जा रहा है और आरोपी जो है उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पंडरी थाना क्षेत्र का मामला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रायपुर से चाकूबाजी की वारदात हुई और एक युवक की जहां मौत हो गई है चाकूबाजी की इस घटना में, वहीं दूसरा युवक घायल बताया जा रहा है। पुरानी रंजिश इसके पीछे वजह बताई गई है। पुलिस पूरे मामले में छानबीन करने में जुटी हुई है, लेकिन लगातार होती चाकूबाजी की घटनाएं कई सवाल जो हैं वो खड़े कर रही हैं कानून व्यवस्था पर, क्योंकि चाकूबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश में एक के बाद एक घटनाएं सवाल उठा रही हैं पुलिस की चुस्ती पर। और ये वाकया जो सामने आया है रायपुर में, ये कुछ देर पहले का ही है और ये पुरानी रंजिश उसके पीछे बताई जा रही है और इसी में जान ले ली गई। तो चाकूबाजी की घटना से एक बार फिर से राजधानी रायपुर जो है वो थर्राई है और यहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई, जबकि एक युवक चाकूबाजी की इस घटना में घायल हुआ है। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पुरानी रंजिश इसके पीछे बताई जा रही है। युगल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। क्या ज्यादा जानकारी युगल इस घटना के बारे में आपके पास? ये काफी गंभीर मामला है और चाकूबाजी की घटना है राजधानी रायपुर में।
बिल्कुल भी रुक नहीं रही है और आपसी रंजिश की वजह से जो 2 युवकों पर चाकू से हमला किया गया है। आरोपी कौन है अभी इसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। आरोपी घटनास्थल से फरार है। पंडरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जो गोकुल नामक जो युवक है, गोकुल निषाद, वो जो युवक है उसकी मौत हो गई है और एक युवक है गंभीर रूप से घायल है। चाकूबाजी की घटना के बाद पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची है और घायल को हॉस्पिटल उपचार के लिए भेजा गया है, लेकिन हत्या ये बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से हुई है। पुलिस, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। ग्वालियर में SC/ST OBC समाज ने अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया, प्रदर्शन किया। इस दौरान 5 सूत्रीय मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जहां सीएम शिवराज को लेकर की गई अशोभनीय टिप्पणी पर करणी सेना के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई। इसके साथ ही 27% OBC आरक्षण को लागू करने, सम्राट मिहिर भोज को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी पर एक्शन लेने की मांग की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो लाखों लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। मात्र एक व्यक्ति के खिलाफ FIR की है, बल्कि उसमें नारे लगाने वाले लगभग 20 लोग थे। उसके बाद उसी रैली में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के बारे में गाली दी गई, गुर्जर समाज को गाली दी गई, उनके खिलाफ तो उन्होंने FIR तक नहीं की। देवास से खबर, चाणक्यपुरी मल्टी में PM आवास में रहने वाले लोगों ने नगर निगम में पहुंचकर भारी विरोध किया। इनका कहना है कि निगम नल जल योजना के लिए ज्यादा पैसे मांग रहा है। लोगों ने नगर निगम के कैंपस में रघुपति राघव राजाराम गीत गाकर विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी मौजूद रहे। लोगों ने उपायुक्त पुनीत शुक्ला को ज्ञापन सौंपा, लेकिन उससे पहले काफी हंगामा भी हुआ। और अब बेहद अहम खबर सरकार के लिए भी। गांव-गांव बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के तहत बालाघाट के उन गांवों में भी बिजली पहुंची जहां के सैकड़ों आदिवासी परिवारों को इसका इंतजार था। लेकिन वो बिजली भी क्या जिसके रहते रात ही अंधेरी हो, बिजली आए और चमक कर चली जाए। जब गांव में लग गए हों 1 नहीं 2 नहीं 3 ट्रांसफार्मर, लोगों के घरों तक पहुंच चुका हो बिजली का मीटर, तब तो बिजली का इंतजार खत्म ही समझा जाए, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है जनाब। बालाघाट जिले के वनग्राम खारा और पोल बत्तूर में रहने वाले करीब 150 आदिवासी परिवारों के लिए यह दिखावे की बिजली फजीहत बनी है। फजीहत हो भी क्यों ना, एक तो बिजली आती नहीं, आती है तो चमक कर चली जाती है, रात अंधेरी है लेकिन बिल पूरा है। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बिजली नहीं रहती, बिल आता है? आता है। कितना आता है? किसी के ऊपर 4000, किसी के ऊपर 5000 आता है। तो फिर कैसे करते हैं आप लोग? DH नहीं है, 4000 पर जलाएंगे तो बिजली का बिल पटाएंगे, जलाते नहीं तो कहाँ से बिल पटा देंगे। अभी जो है तो अभी यानी रात से तो जो गई है तो गई है, अभी कोई पता नहीं है। और अभी जो 2-4 दिन पहले जो थी तो उसमें अपने हमारे जो मोबाइल हैं वो भी चार्ज नहीं हो रहे थे। अच्छा, वोल्टेज नहीं रहता क्या? वोल्टेज तो बिल्कुल नहीं मिलता। अच्छा, अब बिल कितना आता है आप लोगों को? बिल तो अभी की स्थिति में देखा जा रहा है तो यानी 3000 3,500 रुपये बिल आ रहा है। लेकिन ये बिजली नहीं रहने के कारण हम लोग ये बिल नहीं दे रहे हैं। दर्जनों घरों में लगे बिजली के मीटर को अब भी इंतजार है कब उसमें करंट दौड़े और रोशन हो घर। एक तो बिजली की किल्लत जो कभी कभी ही आती है तो वोल्टेज इतना कम कि मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाते। एक बिजली से कितनी समस्याएं, हर घर नल जल के लिए पाइप बिछ गए, लेकिन बिजली ही नहीं तो पानी की सप्लाई होगी कैसे? नतीजा कि गांव में पानी की समस्या है। इधर जब बिजली विभाग के इंजीनियर से सवाल हुआ कि बताइए समस्या क्या है, तो बोले क्या, ये सुन लीजिए। एक जैसे इसलिए संभव है कि जब उनने कनेक्शन लिया, जब से बिल चुकाया होगा, एक साथ चुकाया होगा, फिर उसके बाद से फिर नहीं चुका रहे हैं, तो वो एक जैसे बिल दिखते हैं अपन को। और जो जिनके ज़्यादा बिल हैं, 1000 रुपये, 2000, 3000, ऐसे भी आपने बताया कि इतने बिल हैं, तो वो बिल चूँकि 1 महीने का इतना नहीं है, 1 महीने के बिल उनके 100 रुपये के आसपास ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और काफ़ी समय से बिल नहीं चुकाने के कारण वो स्थिति बनती है। सुना आपने, ग्रामीणों की शिकायत एक तरफ और इंजीनियर साहब की दलील एक तरफ। कह दिया ग्रामीणों ने बिल चुकाया नहीं होगा, इसके चलते इतना बिल आ रहा है। अब सवाल यह कि ग्रामीणों के सवाल का जवाब कौन देगा? कौन सुनिश्चित करेगा गांव में बिजली की आपूर्ति ठीक तरीके से हो? क्या होगा हजारों के उस बिल का जिसे चुका पाने में ग्रामीण असमर्थता जता रहे हैं? मूलभूत सुविधाओं की बाट जोते ग्रामीणों के जेहन में कई सवाल हैं जिनके जवाब का उन्हें अब भी इंतजार है।
तो ऐसे में सवाल ये कि जवाब देगा कौन? न्यूज 18 के लिए बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी की रिपोर्ट। जबलपुर के आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की लचर कार्य प्रणाली के चलते बीते 3 सालों से छात्र एक क्लास में पढ़े हुए हैं। इसे लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्र और निजी नर्सिंग कॉलेज के संचालक सोमवार को ग्वालियर से जबलपुर पहुंचे और आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रबंधन के साथ साथ उन्होंने निजी नर्सिंग कॉलेज के संचालक सुनील राठौर के खिलाफ नारेबाजी की और सुनील राठौर को विश्वविद्यालय की संबद्धता समिति से बाहर करने की मांग की। कॉलेज संचालकों का आरोप है कि 2020 में आखिरी बार कॉलेज को संबद्धता दी गई। इसके बाद नर्सिंग कॉलेजों से संबद्धता की फीस जमा करवाई गई, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी संबद्धता प्रदान नहीं की गई, जिससे हजारों बच्चों के रिजल्ट रुके हैं और कई कॉलेजों में परीक्षाएं भी नहीं करवाई। इधर छतरपुर में शराबी का वीडियो वायरल है। शराबी युवक इस कदर नशे में चूर है कि वो गधे को घोड़ा समझकर उस पर बार बार बैठ रहा है, लेकिन जैसे ही नशे में मदहोश ये जनाब गधे पर बैठे वैसे ही जमीन पर धड़ाम से गिर गए। अपने सुध बुध गवाए ये महानुभाव अंदाजा ही नहीं कर पा रहे कि वो गधे पर बैठ रहे हैं कि घोड़े पर, लेकिन शहर के बस स्टैंड पर जिसने भी नजारा देखा वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया। देश दुनिया में मशहूर हो चुके छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक ऐसा दोस्त है जिसका गुणगान खुद महाराज खुले मंच से करते हैं। वैसे तो ये दोस्त मुस्लिम है, लेकिन इसने जाति धर्म को पीछे छोड़कर अपना मन बागेश्वर धाम में लगाया है। भगवान की भक्ति में लीन ये दोस्त अब भजन कीर्तन में मगन रहने के साथ साथ अपने गाँव में भागवत कथा भी करा चुका है। इनका नाम शेख मुबारक है। शेख मुबारक बमीठा के पास स्थित एक छोटे से गाँव चुरारन के रहने वाले हैं। वैसे तो शेख मुबारक एक गरीब परिवार से हैं, लेकिन उनकी बागेश्वर धाम महाराज से दोस्ती चर्चा का विषय है। द्वापर युग में भले ही भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती मिसाल बनी हो, लेकिन कलयुग में भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और शेख मुबारक की दोस्ती अब चर्चा का विषय बनी हुई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी कथा के दौरान कई बार अपने इस गरीब दोस्त का जिक्र कर चुके हैं। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज 18, छतरपुर। रतलाम के जावरा स्थित हुसैन टेकरी पर मानसिक रोगियों की हालत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की गई थी। इसके बाद राज्य की मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के सदस्यों ने यहां का जायजा लिया और रोगियों के लिए एक अहम फैसला किया। देखिए रिपोर्ट। रतलाम के जावरा स्थित हुसैन टेकरी शरीफ में रह रहे मानसिक रोगी अब बेड़ियों से मुक्त रहेंगे। साथ ही उनके सीवरेज के पानी में बैठे रहने पर भी जिला प्रशासन ने रोक लगाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर PIL का ही असर है, जिसके बाद स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के सदस्यों ने हाल ही में जावरा के हुसैन टेकरी का दौरा किया और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद कलेक्टर ने बैठक को लेकर इस मामले में ताबड़तोड़ आदेश जारी किए। इसमें हमने सभी लोगों को, पुलिस, मेडिकल कॉलेज, हेल्थ, सोशल जस्टिस के पदाधिकारी, जन अभियान परिषद और इवन हुसैन टेकरी के जो प्रबंधक हैं, जो समिति है, उनको भी बुलाया। और एक बहुत अच्छी बात हमारे सामने ये आई है कि जो हुसैन टेकरी के लोगों ने भी इस बात को बहुत मन से, आप लोगों के सामने जो ओपन डिस्कशन हुआ उसमें स्वीकार किया कि लोगों को दुआ के साथ साथ में दवा की ज़्यादा ज़रूरत है। और यही कारण है कि उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर कल भी जो दल गया था उसको काफ़ी सहयोग दिया और आज भी उन्होंने पूरे सहयोग की बात करी है। अब फैसले के बाद रतलाम के मेडिकल कॉलेज में मानसिक रोगियों का उपचार भी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को दरअसल नोटिस दिया था, जिसका जवाब अभी सरकार को देना है। लेकिन इस बीच स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के 2 सदस्यों ने हुसैन टेकरी के पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया और मानसिक रोगियों की बदतर हालत को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी। इनसे हैं बंधे हुए वहाँ पर बहुत से, और कुछ मतलब इस तरह से कि गंदी जगह पर हैं, सो वो इसके लिए लगाई गई थी। हाँ, हमने देखा वहाँ पर थे कुछ चेन में, लोग बंधे हुए थे चेन में। तो अगर मान लीजिए ट्रीटमेंट, हम कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं, ऑप्शन गवर्नमेंट के पास सभी जगह के लिए है, लेकिन बस उसमें हमें ये याद रखना है कि उनकी जो ह्यूमैनिटी है उसको ना हम वॉयलेट करें, है ना, उनको सही ढंग से डिग्निटी से
लाइफ जीने के लिए है, अधिकार है उनका कि वो सब जगह ट्रीटमेंट ले, लेकिन ट्रीटमेंट ऐसा हो जो उनकी इच्छा का हो, ट्रीटमेंट ऐसा हो जिसमें इंसानियत की सारी जो वो हैं संभाल के रखी जाए, उनके अधिकारों को। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आ रहा है कि वो जो चेन में है उसे किया जाए, और निसंदेह आप लोग भी जानते हैं कि ऐसी जगह बहुत ही सेंसिटिव जगह है जहाँ धर्म से रिश्ता है, तो हमें उसको सामंजस्य से ही मिटाना होगा। वहीं हेल्थ अथॉरिटी के दौरे के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और निर्देश जारी किए, जिन्हें जल्द ही अमल में लाया जाएगा। कुल मिलाकर अब यहां न तो मानसिक रोगी बेड़ियों में बांधे जा सकेंगे और न ही गंदे पानी में बैठे रहेंगे। अच्छी बात यह कि इस मामले में हुसैन टेकरी के पदाधिकारी भी जिला प्रशासन के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। श्योपुर से खबर, विजयपुर इलाके के जंगल से हथियारधारी 8 बदमाशों ने 3 चरवाहों को अगवा कर लिया। 3 चरवाहों का देर रात तक कोई सुराग नहीं लग पाया। दिन भर जंगल की खाक छानने के बाद पुलिस भी जंगल से वापस लौट आई। उधर बदमाशों ने गंजनपुरा गांव से अगवा गुड्डा के बेटे मल्लू को फोन किया और तीनों को छोड़ने के एवज में 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी। बदमाशों का फोन आने के बाद गंजनपुरा गांव के ग्रामीणों ने रात को पंचायत बुलाई, जिसमें फिरौती देने की बात पर सहमति बनी। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों को पुलिस पर भरोसा नहीं है। उन्हें डर है कि पुलिस के भरोसे रहेंगे तो बदमाश उनके लोगों की हत्या कर देंगे। रीवा में संजय गांधी अस्पताल की 4थी मंजिल से कूदकर महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। इस दौरान आसपास मौजूद लोग दौड़कर जब महिला के पास पहुंचे तब तक महिला की जान जा चुकी थी। अस्पताल प्रबंधन ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, पंचनामा कार्रवाई कर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखवा दिया गया। घटना की जांच में पुलिस जुटी है। बताया जा रहा है कि महिला सतना जिले से पति का इलाज कराने के लिए रीवा आई थी। जबलपुर के मदन महल थाना क्षेत्र में मंगेश पटेल नाम के युवक को अपने दोस्त के विवाद में बीच बचाव करना महंगा पड़ा। विरोधी पक्ष ने मंगेश पटेल पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें मंगेश की मौत हो गई। घटना रविवार देर शाम की बताई जा रही है। आमनपुर निवासी मंगेश पटेल और अंकित उर्फ मोन्टू यादव सागर और सुहेल के साथ पैसों का लेन देन कर रहे थे। देर शाम दोनों सागर और सुहेल के साथ बात करने के लिए गंगा सागर रोड पर पहुंचे और इस दौरान आरोपी सागर और सुहेल ने अंकित से विवाद कर लिया। विवाद बढ़ने लगा तो मंगेश ने दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मंगेश पर ही हमला कर दिया गया। बारह साल की मासूम के साथ गैंगरेप के 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि रिश्तेदार के घर छोड़ने के बहाने आरोपी युवक नाबालिग को बहला फुसलाकर साथ ले गए और रास्ते में दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर रतलाम से, जहां पर सरवन थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे जयस नेता को गिरफ्तार किया है। बताएं कि जयस नेता कमलेश्वर डोडिया पर युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है। इसके बाद 30 नवंबर से जयस के नेता फरार चले। बैतूल के सावनी में चल रहे बाबा मठार देव मेले में कुछ मनचले युवकों को पुलिस ने कड़ा सबक सिखाया। मेले में कुछ युवतियों ने पुलिसकर्मियों को बताया कि 3-4 लड़के परेशान कर रहे हैं। पुलिस ने युवतियों के साथ मनचलों की पहचान की और फिर मेले के बीच ही तीनों को कान पकड़वाकर उठक बैठक कराई और हिदायत दी कि आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा रहा, लेकिन दोबारा ऐसी वारदात की तो सीधे हवालात में वो दिखाई देंगे। पन्ना में 1 महीने में 2 बाघों के शिकार के बाद वन विभाग के अधिकारी तो नहीं जागे, लेकिन पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने पहल की। कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की और जंगल से सटे राजस्व क्षेत्रों में फंदे लगाने और खेतों की बागड़ पोखर में करंट प्रभावित करने पर पूरी तरह से रोक लगाई। जंगल से सटे क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर से भक्तों की अपार श्रद्धा है। महाकाल इसे और दिव्य और भव्य बनाता है। यहां दर्शन करने वाले श्रद्धालु कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी खूब चर्चा है। चर्चा यह है कि महाकाल मंदिर में पूजा से कोई नई परंपरा जुड़ी है, लेकिन क्या यह सच है? रिपोर्ट में देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आस्था का परम लोक महाकाल लोक। बाबा महाकाल के दर से भक्तों की आस्था तो ऐसे भी अगाध है, लेकिन महाकाल लोक बनने के बाद दरबार से रिश्ते और अटूट होते जा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर धाम में रोज
बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, भगवान के चरणों में शीश नवाते हैं, मन्नत मांगते हैं। उनकी इस आस्था में एक अब नया अध्याय जुड़ चुका है। महाकाल लोक कैंपस के पास ही कुछ खाली जमीन है, वहां पत्थरों से बनाए गए इन घरौंदों को देख रहे हैं आप। यही है वो अध्याय जो आस्था की किताब से रोज जुड़ रहा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि अगर यहाँ घरौंदे बनाएंगे तो उनके भी मनचाहे आशियाने बन सकेंगे। बहुत पुरानी परंपरा चलती आ रही है कि सब आजकल सभी जगह बड़े बड़े तीर्थ स्थल पे जाते हैं लोग, तो ये पत्थर के घर बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब इनकी ये रहता है कि पुराने हम यहाँ पे अगर अपना घर बनाएंगे, जिस भी तरीके से अपना घर बनाएंगे तो हमारा भी उस तरीके से घर बन जाएगा। बड़े बड़े जैसे कि हाँ, अगर पत्थर यहाँ पे रख के हम अगर घर बनाना चाहेंगे तो हमारा घर भी इसी तरीके से बनेगा। खाली जमीन है, पत्थर पड़े हैं, और अगर लोगों की आस्था है तो बना लेने दीजिए पत्थरों से घर। पत्थर के टुकड़े ही सही, कलाकृतियां जैसी भी हों, देखेंगे तो आप भी कहेंगे तस्वीरें किसी म्यूजियम की हैं शायद। दरअसल जहां लोग घरौंदे बना रहे हैं, वहां जल्द ही महाकाल लोक फेज 2 का काम शुरू होना है। लिहाजा प्रशासन ने अभी से ही आगाह कर दिया है, भावनाओं के ये घरौंदे हटाने होंगे। बात यह भी महत्वपूर्ण है कि महाकाल मंदिर की ऐसी कोई परंपरा भी नहीं है। देखिए, निर्गम के सामने जो पत्थर पड़े हुए हैं वहां पर इस प्रकार की चीज हो रही है। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा कि वो हमारा फेज 2 महाकाल का विस्तारीकरण जो है उसका पार्ट है, और सामने हम लोग लैंडस्केपिंग कर रहे हैं। शिखर दर्शन प्रोजेक्ट भी हमारा आ रहा है, इमरजेंसी एंट्री एग्जिट भी वहां पर बनाई जा रही है। तो निश्चित रूप से जो स्पेस अभी पड़ा हुआ है वहां पर निर्माण कार्य होगा, तो जो भी वर्तमान में भूमि दिख रही है उसकी खुदाई सबसे पहले चालू होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो निश्चित रूप से डिस्टर्ब होंगी, और ऐसी कोई महाकाल मंदिर की परंपरा भी नहीं है, मान्यता भी नहीं है। अतः मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करना चाहूंगा, कृपया ऐसा ना करें। वो विस्तारीकरण के प्रोजेक्ट में शामिल है, वहां पर हमको जो भी आगे चीजें आवश्यक होंगी वो हमको करनी पड़ेगी। महाकालेश्वर मंदिर के पीछे महाकाल लोक में फेज 2 का काम होना है, और ये वो जगह है यहाँ पर जो काम होना है। इस पे श्रद्धालुओं द्वारा जो है मकान बना दिए गए हैं, घर बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि ऐसा करने से जो है उनकी जो मुरादें होती हैं वो पूरी होती हैं, तो इसलिए ऐसा जो इस तरीके से पत्थरों से उन्होंने घर बनाए हैं। पर उज्जैन कलेक्टर का साफ कहना है कि ये महाकाल मंदिर फेज 2 का जो है काम होना है, यहाँ पर श्रद्धालु ऐसा ना करें, ताकि क्योंकि यहाँ पर फेज 2 का काम होना है महाकाल लोक का, और ये जगह उसमें उपयोग आएगी। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।